हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधा जी क्लासेस की एमसीक्यू सीरीज में। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर आज हमारा डिस्कस होने जा रहा है। जैसा कि आपकी कमेंट में आपके द्वारा दोस्तों डिमांड की गई थी, तो उसी के अनुसार मैं आपके लिए सेशन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इसके अंतर्गत जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, 500 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। इस सीरीज के अंतर्गत दोस्तों हम 500 क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीटली प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित लेकर आएंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जिसके द्वारा दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आज का जो क्लासेस होगी दोस्तों, आज क्या लेक्चर जो होगा जिस पर हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन होंगे दोस्तों आपके प्राचीन भारतीय इतिहास में। कुछ टॉपिक है अवधारणा, क्षेत्र, महत्व, भौगोलिक संरचना, प्रागैतिहासिक काल और पाषाण काल से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्येक क्लास में आपको टॉपिक भी डिस्कस किए जाएंगे, कौन से टॉपिक से संबंधित आज के क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरुआत करें आज के लेक्चर की। और लेक्चर की शुरुआत करें उससे पहले मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूं कि जो पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं दोस्तों, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बीए के सभी सब्जेक्टों को साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी दोस्तों आपके लिए कंटिन्यू एक विस्तार पूर्वक क्लासेस लाई जा रही है, जिसमें हम आपके डाउट क्लियर करने के लिए दोस्तों आपको व्हाट्सएप और कॉल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। वो सभी लेक्चर दोस्तों यहाँ पर पूरे विस्तार पूर्वक पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर जो हम यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं, इस पर जो है डिटेल एनालिसिस क्लासेस अर्थात विस्तार पूर्वक जो हमारे लेक्चर हुए हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप चाहें दोस्तों, तो इससे संबंधित जो हमारा लेक्चर है उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है दोस्तों, जिसमें हम थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे। इस क्लास को हम नहीं चाहते जल्दी मतलब कि लंबी खींचे। ठीक है दोस्तों, डिस्प्ले हो रहा है आपको व्हाट्सएप नंबर, आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, जहां आपको सभी प्रकार के नोट्स मिलते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इन नोट्स को आपको प्रोवाइड कर दी जाए, डाउनलोड कर दी जाए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहां पर दोस्तों लेक्चर की लिंक के साथ ही साथ में आपको ये नोट्स भी वहीं पर ही अपलोड कर दी जाते हैं, जहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन में दोस्तों, और शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन है हमारा, इतिहास का क्षेत्र मानव चिंतन का क्षेत्र है, उक्त कथन है अर्थात किसका है। तो इतिहास का क्षेत्र मानव चिंतन का क्षेत्र है, ये कथन किसका है अर्थात ये किसने कहा था। तो आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए में है कार का, ऑप्शन ए बता रहा है कि कार का या टैनबी, ऑप्शन सी कालिंगवुड, या फिर वेल्स का। दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपने डिटेल एनालिसिस क्लासेस अगर आपने देखी है, सभी लेक्चर आपने कंटिन्यूसली देखे हैं, तो दोस्त जिसने भी कंटिन्यूसली इस क्लास को फॉलो किया वो इसका आंसर आसानी से बता पाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कालिंगवुड। ठीक है, तो कालिंगवुड ने ही दोस्तों इतिहास का क्षेत्र मानव चिंतन का क्षेत्र है ऐसा वाक्य कहा था, अर्थात अपनी परिभाषा के तहत ये शब्द उन्होंने कहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, तो ये कथन किसका था दोस्तों। ये कथन किसका था, आपके सामने ऑप्शन में है बेवर का, बेकन, राउच या वेल्स का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बेकन का। ये दोस्तों एक्चुअली जो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके सामने, दरअसल इनको भी अगर आप फैक्ट के रूप में अगर याद रखते हैं, फैक्ट के रूप में अगर आप इन क्वेश्चनों को याद रखते हैं, तो आपके लिए जो राइटिंग वाले क्वेश्चन है उनमें बहुत ज्यादा मदद आपको मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों से विशेष मेरा अनुरोध है कि दोस्तों जो भी आप यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन ले रहे हैं, इसकी पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर ले टेलीग्राम पर जाकर के, जिससे कि आपकी स्टडी से संबंधित जितने भी फैक्ट है वो सारे फैक्ट दोस्तों आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में मिलेंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन से संबंधित चार फैक्ट आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि आपकी मेमोरी और मजबूत हो जाती है और आपको सटीक रूप से वो क्वेश्चन याद हो जाता है। जैसे कि अगर जैसे ये सबसे अच्छा फैक्ट ये इसको देखिए दोस्तों कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। क्या कहा इन्होंने, इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। तो ये जो वाक्य है, अब ये वाक्य किसका है, बेकन साहब का है। ठीक है, तो हम जब राइटिंग कर रहे होते हैं आंसर की, तो दोस्तों वहां पर
किसी भी क्वेश्चन की व्याख्या करते वक्त हम स्पष्ट तौर पर ऐसा कह सकते हैं कि बेकन का कहना है, अर्थात बेकन के शब्दों में, कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। तो सोचिए, ऐसी इबारत से जब आप अपने आंसर की शुरुआत करेंगे, उत्तर की शुरुआत करते हैं, तो दोस्तों कॉपी चेक करने वाले पर कितना प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनानी रोमन अवधारणा में कितने प्रकार के विचार मिलते हैं? रोमन अवधारणा में कितने विचार मिलते हैं? तो ऑप्शन 1 2 3 4 जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, अर्थात 2 प्रकार की अवधारणाएं यहां देखने को मिलती है यूनानी रोमन अवधारणा के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है, इतिहास विज्ञान है, ना कम ना अधिक, किसका कथन था? तो ये किसने कहा था दोस्तों? ये वाला लेक्चर भी हमने स्पष्ट तौर पर और बहुत ही डिटेल में किया है कि इतिहास जो है विज्ञान है या नहीं, इतिहास विज्ञान है या कला है। विज्ञान है तो किस प्रकार से है, कौन से आधार है उसके, कला है तो कौन से आधार है ना। तो इसको पक्ष विपक्ष दोनों तर्कों पर के आधार पर ही हमने कंप्लीट इसका अध्ययन किया हुआ है दोस्तों। इसलिए कहता हूं कि पहले आप जो है डिटेल क्लासेस लें, उसके बाद में ही एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएं, जिससे कि आप आसानी से लगा सके। दरअसल जब एमसीक्यू क्वेश्चन आप करते हैं, थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूं मैं, क्योंकि क्लासेस ही एमसीक्यू क्लासेस हमको बहुत शॉर्ट टाइम में लेनी इसलिए, ठीक है। तो जब भी हम एमसीक्यू क्लासेस लेते हैं दोस्तों, जब उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमें याद नहीं होते हैं या हमने कभी सुने ही नहीं, क्या कभी पढ़े नहीं, तो फिर दोस्तों वो हमारे सर के ऊपर से जाने लगते हैं और हमें थोड़ा सा बोर करने चालू कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल अलर्ट हो ही नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उससे पहले माइंड ने कभी उन चीजों को सुना ही नहीं है ना। लेकिन अगर आप डिटेल क्लासेस ले चुके हैं और उसमें अगर आपने कहीं ना कहीं इन शब्दों को देखा है, इससे संबंधित थोड़ा बहुत भी अगर आपको ज्ञान है, तो दोस्तों जब आप एमसीक्यू लगाते हैं तो आपका माइंड जैसे ही ये टॉपिक आता है, जैसे ही ये शब्दावली आएगी, आपका माइंड अलर्ट हो जाएगा और आपको एनालाइज करने के लिए मजबूर कर देगा, है ना। तो इस बात पर विशेष ध्यान रखें, एमसीक्यू लगाने से पहले या तो अपनी बुक पढ़ लें, बुक में उस टॉपिक को पढ़ लें, या फिर इससे संबंधित जो क्लास लेक्चर लिए गए हैं उन लेक्चरों को देख लें, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास विज्ञान है ना कि इतिहास विज्ञान है, ना कम ना अधिक, इसका कथन, कोई बात नहीं, रिपीट हो चुका है, इतिहास विज्ञान है, ना कम ना अधिक, किसका कथन है? एक सेकेंड, ये हम, चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये किसका कथन था? इतिहास विज्ञान है, ना कम ना अधिक, किसका कथन था ये? तो ऑप्शन में है आपके पास में ब्यूरी का, ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में बताइए जल्दी से कौन सा किसका है? ब्यूरी का, कार का, टैनबी का या वेल्स का। दोस्तों आंसर में आपको क्वेश्चन पढ़ाकर आंसर भी हैंड टू हैंड दे रहा हूं, लेकिन आप खुद अपनी ईमानदारी से खुद सोचते चलिए, इसका पूरा एनालाइज करते चलिए कि आपको इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपको याद थे। और आखिरी में, वीडियो के खत्म होने के आखिरी में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इनमें टोटल जितने क्वेश्चन हमने आज लगाए हैं, इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपको सटीक रूप से याद थे और कितने आप राइट कर पाए हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, तो ये जो इतिहास विज्ञान है, ना कम है ना अधिक, किसका कथन था? ये ब्यूरी का था, कार का था, टाइनबी का था या वेल्स का था दोस्तों? तो ये जो कथन था ऑप्शन ए ब्यूरी का था और ऑप्शन ए ब्यूरी, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज को शिक्षित करने के लिए इतिहास का ज्ञान आवश्यक है? समाज को शिक्षित करने के लिए इतिहास का ज्ञान आवश्यक है, किसने कहा था? वेबर साहब ने, बेकन ने, राउज ने या फिर टाइनबी ने? दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, राउज साहब का यह कहना था कि समाज को अगर आप शिक्षित करना चाहते हैं तो इतिहास का ज्ञान उससे होना ही आवश्यक है, होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाकाव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से महाकाव्य कौन सा है? भागवत पुराण है, दिव्यावदान है, ऋग्वेद है या रामायण है? तो इसमें तो आप लोगों को या कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए, तो ऑप्शन डी यही हमारा महाकाव्य है, महाकाव्य रामायण, ओके। क्योंकि ऋग्वेद जो है इस प्रकार के सब ये वेद है, कोई ग्रंथ है इस प्रकार से, तो यह जब महाकाव्य की जब बात हो रही है तो महाकाव्य मात्र रामायण है, 4 ऑप्शनों में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की भाषा संस्कृत है? कौन सा ग्रंथ है जिसकी भाषा संस्कृत है? दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्नो या दिव्यावदान? दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए फटाफट, कौन सा ग्रंथ है?
जिसकी भाषा संस्कृत जो अर्थात संस्कृत में लिखा गया है? दीपवंश है, बी महावंश है, सी मिलिंद पन्नो या फिर दिव्यावदान। दोस्तों ऑप्शन डी दिव्यावदान, दिव्यावदान जो है संस्कृत में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में संचार मार्ग, प्राचीन काल में संचार मार्ग थे या नहीं? नहीं थे, आवश्यकता नहीं थी, या इनमें से कोई नहीं। तो तीन ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में। क्या प्राचीन समय में संचार मार्ग थे? संचार मार्ग समझ रहे ना, संचार मार्ग थे या नहीं थे, या इनकी जरूरत नहीं थी, या तीनों में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, अर्थात कि प्राचीन समय में भी संचार मार्ग हुआ करते थे। और इसके किस किस प्रकार के संचार मार्ग थे, इन सबकी डिटेल आपको लेक्चर के अंदर मिल जाएगी, या फिर अगर आपको इतना टाइम नहीं है तो आप अपनी बुक के टॉपिक में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है भारत तीन ओर से घिरा है। भारत तीन ओर से घिरा है, ये आपको भली भांति पता है। भारत तीन ओर से घिरा है, तो किससे घिरा है भारत तीन ओर से? बताइए, क्या भारत पहाड़ों से तीन ओर से घिरा है, या समुद्र से घिरा है, रेगिस्तान से घिरा है, या इनमें से कोई नहीं? सोचिए, जल्दी सोचिए, जो सोचिए क्या होगा इसका आंसर। भारत तीन ओर से घिरा है, किससे? समुद्र से दोस्तों। एक तरफ अरब सागर, बंगाल खाड़ी, अरब सागर, बंगाल खाड़ी और हिंद महासागर, तीन ओर से भारत समुद्र से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप का हृदय स्थल माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप का हृदय स्थल किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भारतीय उपमहाद्वीप का हृदय स्थल, जो भी मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश बिहार तरफ से होंगे वो आसानी से इसका आंसर दे देंगे। दक्षिण पठार, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, विशाल उत्तरी मैदान, या पूर्वी मैदान? जल्दी से बताइए, क्या मैदान है, या उत्तर के मैदान है, या पूर्व के मैदान है, या पर्वतीय उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, या दक्षिण का पठार है? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तर में जो विशाल मैदान है, लघु हिमालय के आगे जब चलते हैं, लघु हिमालय के साइड में, लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में दोस्तों जो मैदान पड़ते हैं, जो मैदान पड़ते हैं घास के मैदान, बड़े लंबे चौड़े मैदान है, वही मैदान दोस्तों हमारे भारत के, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के जो है हृदय स्थल कहे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्रासियन संस्कृति किस संस्कृति को कहते हैं? अर्थात मद्रासियन संस्कृति किस संस्कृति को कहते हैं? ऑप्शन आपके पास में है सोहन संस्कृति को, चौपर चापिंग संस्कृति को, इंडेक्स संस्कृति को, या उच्च पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति को। मैं समझता हूं कि ये जो चारों शब्द आपने यहाँ देखे दोस्तों, ये जिन्होंने भी डिटेल में प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ा होगा उनके लिए ये चारों शब्द एकदम नए होंगे और कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, है ना। जैसे कि सोहन संस्कृति क्या थी, चौपर चापिंग संस्कृति क्या थी, या इंडेक्स संस्कृति क्या थी, या उच्च पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति क्या थी। ठीक है, क्योंकि प्राचीन भारत के जो शब्दावलियां है दोस्तों एकदम नई और अजीबोगरीब है, जो आसानी से समझ नहीं आती है। जब तक उनको 2 से 4 बार पढ़ नहीं लिया जाएगा तब तक आपके दिमाग में वो सेट नहीं होने वाली है। इसलिए मैं आपको बार बार फोर्स करता हूं कि प्राचीन इतिहास जिसका भी अपने माइनर या मेजर सब्जेक्ट में है, या जो भी डिटेल में इनको पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बीए के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी कोर्स के लिए, अगर कोई प्राचीन इतिहास को स्टडी कर रहा है तो उसे पहले डिटेल में अवश्य पढ़े, डिटेल में जरूर पढ़े, और उसकी शब्दावलियों की एक अलग से नोट्स बनाए। ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों मद्रासियन संस्कृति जो है किस संस्कृति, कौन सी संस्कृति से संबंधित है ये? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि इंडेक्स संस्कृति अगर आपने देखा हो तो इंडेक्स क्या थे दोस्तों? प्राचीन भारतीय तथा पाषाणकालीन समाज के हथियार थे, जिससे वो शिकार करते थे, अपने खाना पूर्ति के लिए आवश्यकता की जो सामग्री है जुटाने में इनकी हेल्प करते थे इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, मैंने एक लेक्चर में आपको चित्र के द्वारा भी समझाया है, पूरा स्पष्ट तौर पे चित्र के द्वारा बताया भी है आपको, है ना, कि इंडेक्स क्या होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य पाषाण काल मानव शिकार के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग करता था उनमें से अधिकांश बने होते थे। क्वेश्चन समझिए, मध्य पाषाण काल की बात कर रहा है दोस्तों, पूर्व पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल की बात नहीं। मध्य पाषाण काल में मानव जो है जो शिकार करता था, तो शिकार के लिए कौन से हथियारों का इस्तेमाल अधिक करता था, अर्थात वो हथियार किसके बने होते थे? तो आपके सामने ऑप्शन है पत्थर के, हड्डी के, ताम्र के, या लोहे के। तो क्या वो हथियार पत्थर के थे? मध्य पाषाण काल की बात करें दोस्तों, यहाँ मध्य पाषाण काल में
जो मनुष्य शिकार करने के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल करता था वो हथियार किसके बने थे? तो क्या वो पत्थर के बने थे या हड्डी के बने थे या ताम्र के अर्थात तांबे के बने थे या फिर लोहे के बने थे? तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी तक लोहे की तो यहाँ पर खोज हुई नहीं थी पाषाण काल में, है ना? तो दोस्तों या तो पत्थर के या हड्डी के हो सकते हैं। ताम्र के भी काफी मतलब कि इतना ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ था उस समय में, हालांकि तांबा आ चुका था लेकिन फिर भी इतना प्रचलित नहीं हुआ था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, हड्डी के इनके हथियार थे, क्योंकि हम मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं। पूर्व पाषाण काल में देखेंगे तो वहां पर सिर्फ पत्थरों के हथियार थे, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नव पाषाण काल में सर्वाधिक प्रयोग किस उपकरण का किया जाता था? नव पाषाण काल में सर्वाधिक प्रयोग किस उपकरण का किया जाता था? और ऑप्शन है आपके सामने, फलक, कुल्हाड़ी, तलवार या गंडास। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों, इनमें से बताइए जल्दी से किसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता था? तो कुल्हाड़ी का प्रयोग सबसे ज्यादा नव पाषाण काल में कुल्हाड़ी का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता था। कुल्हाड़ी किसकी बनी हुई थी? फलक रूपी पत्थर की दोस्तों एक कुल्हाड़ी बनी होती थी उनकी, उसका प्रयोग सबसे ज्यादा करते थे अपने शिकार के लिए, जीवन यापन की सामग्री जुटाने के लिए, अति आवश्यक जो भी उनके कार्य दैनिक क्रियाएं होती थी उन सभी कार्यों में जो है ये कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। कुल्हाड़ी आज वर्तमान में जो कुल्हाड़ी होती इस तरह की कुल्हाड़ी ना समझे आप लोग, एक पत्थर की कुल्हाड़ी हुआ कर, पत्थर अर्थात पत्थर का एक विशेष शेप हुआ करता था कुल्हाड़ी के रूप में, ठीक है? उसका इस्तेमाल ये लोग करते थे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेही संस्कृति में शवों को दफनाने की प्रथा थी? मेही संस्कृति में, अब ये मेही संस्कृति क्या है इसको भी जरा रट लीजिएगा आप लोग, ठीक है? मेही संस्कृति में शवों को दफनाने की प्रथा थी, नहीं, या उल्लेख नहीं है, या इनमें से कोई नहीं, तीनों गलत है। क्या है जल्दी से बताइए इसका? तो दोस्तों ऑप्शन सॉरी ज्यादा आगे बढ़ गए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो इसमें जो है मेही संस्कृति में शवों को दफनाने की प्रथा थी, ठीक है? दफनाने की प्रथा थी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, किलाबंदी किस युग में प्रारंभ हुई? किलाबंदी जो प्रारंभ हुई, जो कि आपने देखा है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के बाद में, सिंधु सभ्यता में तो दोस्तों नगरीय सभ्यता थी, लेकिन सिंधु सभ्यता के बाद में जब ये पाषाण काल वगैरह जो आते हैं, इस सारे काल में जो वैदिक काल पाषाण काल जो काल आए हैं, ये सब के सब दोस्तों ग्रामीण सभ्यता के रूप में दिखे थे, ठीक है? लेकिन अब यहाँ बात हो रही है कि किलाबंदी किस युग में प्रारंभ हुई थी? किलाबंदी जो प्रारंभ हुई मतलब किले बनने जो प्रारंभ हुए वो कौन से युग से प्रारंभ होते हैं? आपके पास में ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। क्या पूर्व पाषाण काल में हुई थी, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या नव पाषाण काल? 4 में से आंसर नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में किलाबंदी आरंभ हो चुकी थी, हालांकि इतनी विस्तृत या इतनी प्रसिद्ध तो नहीं थी, परंतु फिर भी किलाबंदी की शुरुआत नव पाषाण काल में शुरू हो चुकी थी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृतकों का टीला निम्न में से किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला निम्न में से किसे कहा जाता है? दोस्तों अगर आपने बहुत अच्छे से प्राचीन इतिहास सिंधु सभ्यता को पढ़ा है तो दोस्तों उसमें आपने ये 100% पढ़ा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सिंधु सभ्यता का कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो मृतकों के टीले के रूप में कौन उभर कर सामने आया था, कौन निकला था, कौन उभरा था? तो ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो, बी मिस्र सभ्यता, सी कालीबंगा या फिर लोथल। तो चारों में से दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो को ही मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत अन्नागार किस स्थान से संबंधित है? तो प्राचीन सभ्यता में अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास में, या कहें कि सिंधु सभ्यता की बात कर रहा हूं मैं, तो सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत जो थी जिसे अन्नागार के नाम से जाना जाता था, अर्थात जो उसमें अनाज वगैरह भरने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता था, किस स्थान से संबंधित थी? क्या मोहनजोदाड़ो से थी, हड़प्पा, चौधरो और कराची से? तो 4 ऑप्शन आपको दोस्तों दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर चुनना है। कौन सा होगा जल्दी से बता दीजिए। क्या मोहनजोदाड़ो से संबंधित है? नहीं, किससे संबंधित है? हड़प्पा से। तो हड़प्पा से दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हड़प्पा में ही अन्नागार
उस समय की सबसे बड़ी इमारत पाई गई थी अन्नागार। ठीक है, कहां पर? हड़प्पा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई थी? मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई थी? इसको भी डेट दोस्तों आपको याद होनी चाहिए, इसकी डेट भी आपको याद होनी चाहिए। ऑप्शन चलिए कोई बात नहीं, डायरेक्ट आ गया है। 1820, 1822, 1920, 1922। दोस्तों 1922 में याद होगा आपको, शायद राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के स्रोतों में निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्रोत है? प्राचीन भारत के स्रोतों में कौन सा पुरातात्विक स्रोत है? पुरातात्विक, दोस्तों शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शब्द बहुत बड़ा गेम कर जाएंगे आपके साथ में। जो स्रोत जब हमने दोस्तों डिस्कस किए थे, तो हमने वहां देखा था कि पुरातात्विक स्रोत से क्या है। ठीक है, विदेशियों का विवरण क्या है, धार्मिक ग्रंथ, गैर धार्मिक ग्रंथ, इस प्रकार से अलग अलग ही होते हैं दोस्तों। तो इसमें पुरातात्विक साक्ष्य कौन सा होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है। विदेशी यात्रियों का विवरण क्या पुरातात्विक साक्ष्य है, जिससे हमें प्राचीन इतिहास का पता चलता है? क्या क्या उन स्रोतों, उनको हम स्रोत कहते हैं, जिससे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है, उसे हम स्रोत कहते हैं। ठीक है ना? तो उन स्रोतों में पुरातात्विक स्रोत कौन सा था? क्या विदेशी यात्रियों का विवरण को हम पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं, या फिर धार्मिक ग्रंथों को बोलेंगे, या स्मारक को बोलेंगे, या तीनों में से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट आंसर, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। स्मारक आपके पुरातात्विक स्रोतों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूबक ने पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया है? ल्यूबक ने पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया है? दोस्तों यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन आपके सामने आ जाएगा। ऑप्शन आपको 4 दिख रहे हैं, जिसमें ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो दोस्तों जल्दी से बता दीजिए, पाषाण काल को हमने कितने भागों में बांटा है? तो जब हमने डिस्कस किया था, अगर आप जिसने लेक्चर देखा होगा तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। यहाँ पर क्यों हो सकता है? क्योंकि हम जो लेक्चर पढ़ते हैं दोस्तों, वो हम वर्तमान के अनुसार पढ़ते हैं, अर्थात वर्तमान में पाषाण काल को कितने भागों में पढ़ते हैं? हम तो 3 भागों में पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ ल्यूबक ने पाषाण काल को 2 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में? 2 भागों में। लेकिन नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, इस 2 नाम से उन्होंने जो है उसको विभाजित किया था। लेकिन इन दोनों के बीच में समय काल का इतना ज्यादा डिफरेंस था, अर्थात बीच का जो समय था या बीच का जो काल था, उसमें काफी ज्यादा प्रगति देखने को मिली थी। इस कारण से दोस्तों बाद आगे चल करके कुछ विद्वानों ने पाषाण काल को वापस से फिर 3 भागों में उसे बांटा था, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल के नाम से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया? मैं आपको बता चुका हूं 3 भागों में। तो ऑप्शन इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म में निम्नलिखित ग्रंथ उल्लेखित थे? अर्थात यहाँ आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से बौद्ध धर्म के ग्रंथ कौन से थे? कौन से बौद्ध धर्म के ग्रंथ कौन से थे? पिटक ग्रंथ, जातक ग्रंथ, दोनों या कोई नहीं? जल्दी से बता दीजिए, क्या पिटक ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ था, जातक ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ था? यस, दोनों पिटक और जातक दोनों बौद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस क्या है? जल्दी से बताइए, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या कुछ नहीं? जल्दी बताइए, विशाखा दत्त द्वारा रचित जो मुद्रा राक्षस जो हमें पढ़ते हैं दोस्तों, तो वो क्या है? ऑप्शन सी नाटक है। नाटक, ना उपन्यास ना कहानी, नाटक के नाम से इसको जाना जाता है मुद्रा राक्षस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, राजतरंगिणी के रचनाकार कौन थे? राजतरंगिणी के रचनाकार कौन थे? जल्दी से, ऑप्शन आपके सामने है, हर्ष बाणभट्ट, विशाखा दत्त या कल्हड़। तो राजतरंगिणी के रचनाकार कौन थे? किसने लिखी थी राजतरंगिणी? दोस्तों ये लिखी थी ऑप्शन डी कल्हड़ ने। ठीक है, कल्हड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में सहायक धार्मिक साहित्य नहीं है? यहाँ ऑप्शन पे ध्यान देना, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में सहायक धार्मिक साहित्य नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा उलमुलझ है, एक बार और क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा समझिए कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए, अर्थात स्रोत की बात कर रहा है, तो स्रोतों में जो धार्मिक ग्रंथ थे, धार्मिक साहित्य थे, कौन सा नहीं है, ये बोल रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि ऑप्शन में जो करेक्ट होगा वही गलत होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन में जो हमारा आंसर होगा ना, वही गलत है। गलत अर्थात प्रश्न के अनुसार गलत है। जो क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा धार्मिक साहित्य नहीं था प्राचीन भारतीय स्रोत के रूप में,
तो दोस्तों यहाँ पर जैन धर्म साहित्य को बौद्ध धर्म साहित्य, ब्राह्मण धर्म साहित्य या इस्लाम धर्म साहित्य, चार में से जल्दी से बता दीजिए। तो चार में से दोस्तों इस्लाम धर्म साहित्य जो है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत नहीं था। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अभी हमने आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में बहुत ही जल्दी प्रयास किया है कि 25 क्वेश्चन हमने फिनिश किए हैं। 500 क्वेश्चन की सीरीज हम इसमें कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास से एमसीक्यू सीरीज में लाने की अपेक्षा, अर्थात 4 ऑप्शन देने की अपेक्षा मैं दोस्तों वन लाइनर फैक्ट के रूप में आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा। अगले लेक्चर से आपके सामने 25 क्वेश्चन नहीं होंगे, बल्कि 50 से 100 के बीच में क्वेश्चन होंगे। हम थोड़ा लंबा डिस्कस करेंगे, कम से कम 30 मिनट से लेकर के 30 से 40 मिनट समथिंग क्लास हम रखेंगे, जिसमें लगभग 50 से 100 क्वेश्चन के बीच में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास से दोस्तों रेडी रहिएगा। ये हमारा सिर्फ एक डेमो था, इस तरह से कि हम ये जो हमारी एमसीक्यू क्लासेस है कितनी पसंद की जा रही है, कितनी आपको आवश्यकता है। अगर इस क्लासेस को यदि आप अधिक से अधिक शेयर करते हैं, मुझे व्यूज मिलते हैं, इसका अगर शेयर मिलते हैं दोस्तों, तो इसको मैं कंटिन्यू आपके एग्जाम से पहले आपको 500 क्वेश्चन आपको प्राचीन इतिहास पर, 500 क्वेश्चन आपको भारतीय संविधान पर, 500 क्वेश्चन आपको भूगोल पर, 500 क्वेश्चन अर्थशास्त्र पर, 500 क्वेश्चन ही मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास पर भी मैं प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि मेरे पास में क्वेश्चन सीरीज मैंने कंप्लीट कर ली है बना करके, सिर्फ आपके सामने लाने की देर है। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये 25 क्वेश्चन का लेक्चर लाने का मेरा पहला कारण यही था, ताकि कि इस क्लासेस को आपके द्वारा कितना पसंद किया जा रहा है। अगर पसंद किया जा रहा है दोस्तों, तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, अन्यथा 1 या 2 लेक्चर के बाद में हम इस सीरीज को फिर से बंद कर देंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्या आप एमसीक्यू क्वेश्चन क्लासेस चलाना चाहते हैं आगे। मैंने अभी बताया आपको कि नेक्स्ट क्लास जो होगी वो इस प्रकार से 4 ऑप्शन के द्वारा आपका टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं लाऊंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा और सीधे फटाक से एक वन लाइनर फैक्ट के रूप में उसका आंसर होगा। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही एग्जाम के लिए तो मान लीजिए रामबाण सिद्ध होने वाली है वो क्लास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। मुश्किल से 1 या 2 दिन के गैप में दोस्तों नेक्स्ट क्लास भी आपको मिल जाएगी, जिसमें 50 से 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।